हेलो हेलो। वो पानी कहाँ ले गया मेरा? ऊपर रख दिया क्या उसने? गर्म पानी नीचे। नीचे। बस। ये दे देना, और दे देना मेरे को एक्स्ट्रा। दो चार और पड़े हो। नहीं, ग्लास भी नहीं चाहिए। पहले जीएसटी का ही नंबर था क्या? है? बताना, क्लास नंबर 17 है क्या? 15? आ गया जो। खाली है सीट्स। फ्रंट सीट खाली है, ये वाली। यहाँ बैठ जाओ। हाँ जी। निकाल लो रजिस्टर वजिस्टर, निकाल लो अपना। कहाँ था? क्या हो गया? कब से हो रखा है? हम्म। फ्राइडे सैटरडे संडे। हम्म। आज ठीक हो गया? हम्म। आज ठीक हो गया? हल्का है आज। वेरी गुड। हाँ भाई, हर्ष बाबू क्या हाल है? आज तेरा जोड़ीदार नहीं आया? है? क्या? तो कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है? राजेंद्र नगर। कल आपका कोई टेस्ट वेस्ट था क्या? कल टेस्ट था? क्या? क्या बोल रही है? दिया था तूने टेस्ट? है? दिया नहीं? क्यों? क्या हो गया था? अच्छा, घर गए हुए थे क्या? किसने किसने टेस्ट नहीं दिया था? नहीं दिया? इधर किसने किसने नहीं दिया?
टेस्ट नहीं दिया? क्यों? कोई कारण, स्पेशल रीजन कोई? समझ नहीं आया, क्या बोला? काम था कुछ? एग्जाम है? बढ़िया। चलो जी दोस्तों, रजिस्टर है क्या आपके पास? रजिस्टर है? एक छोटा सा चैप्टर है जो कि कैटेगरी बी टॉपिक है आपका, ए कैटेगरी नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो वेनेवर भी से पेपर, तो हम जनरली बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव में तो क्या है, वो 100% प्रेजेंस होता है उसका। मतलब अगर आपको सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझ लो कि 2 एग्जाम में देखा जाता है 5 में से, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखा जाता है 4 में से, 4 एग्जाम में 5 में से 4 में देखा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बहुत आसान सा टॉपिक है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट अ डेट। ये सामने जो बच्चे घूम रहे हैं, ये कौन है? सामने जो बच्चे घूम रहे हैं, ये कौन है? नहीं नहीं, वो उधर मैं बोल रहा हूँ, वहां पे, वो वहां रेलिंग पे। ये मलिक सर की क्लास से निकल के क्या चल रहा है वहां पे बाहर, देखना। हाँ जी। नाम क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम बोले तो हम्म मूड नहीं है अभी। हाँ मतलब, नहीं पता ही क्या होता है, वो उधर वहां पे खड़े होके वो बातचीत में लगे हुए हैं, उधर क्लास चल रही है, वो आराम से वहां खड़े हुए हैं। तो फालतू में कुछ ज्यादा बोला जाएगा, बच्चे को बुरा भी तो जल्दी लग जाता है कि नहीं? तो छोड़ो। तो हाँ, टाइम क्या बोल रहे थे आप लोग? नहीं, क्या मतलब है इसका? जीएसटी में क्या मतलब है? टाइम ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं? हर्ष बताएगा क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मतलब 30% सही है, 30% ठीक है। हाँ भाई। कोमल कहाँ है रे? उसका नंबर व्हाट्सएप करना अभी। डिजिट चेंज मत कर देना, ठीक है। हाँ जी। ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, सुनिए। ये चैप्टर हमें बताएगा व्हेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स शैल अराइज। क्या बताएगा? व्हेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स शैल अराइज।
मेरा ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स कब होगा? देखिए होता क्या है, जीएसटी में टैक्स पेमेंट मंथली होता है। क्यों? एनुअली क्यों नहीं कर सकते? मंथली क्यों रखा है इसको? इसको एनुअल क्यों नहीं कर सकते थे? एनुअल कर सकते हैं, बाकी के टैक्सेस भी तो एनुअल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की असेसमेंट मंथली क्यों है? और स्पेशली जीएसटी की असेसमेंट क्यों है मंथली? इनकम टैक्स भी तो मंथली ले सकते हैं, बट इनकम टैक्स तो मंथली नहीं लिया जाता। वाई जीएसटी? बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं वो किस पे लगते हैं? वो लगते हैं बिजनेस के ऊपर। दीज आर द टैक्सेस ऑन बिजनेस, और यू कैन से दैट टैक्सेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कलेक्शन जो हो वो मंथली हो। तो आपको ये बात समझाई गई कि भाई जीएसटी जो हमें देना होता है वो हमें मंथली देना होता है। ये बात समझाई गई कि भाई जीएसटी जो जाता है वो मंथली जाता है। अब मंथली जाएगा तो हमारी किस मंथ में किस सप्लाई पे टैक्स देने की लायबिलिटी बनती है, ये पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? भाई मेरे को इस मंथ, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मंथ है अप्रैल, तो मेरे को अप्रैल मंथ में, अच्छा मेरे को अप्रैल मंथ में कौन से, विशाल बोर्ड पे देख ले यार, पेपर है तेरा 4 दिन बाद, तू लगा पड़ा है उधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहीं बैठे हम। घर छोड़ के आएगा क्या उसको? मतलब ये सुना था कि जो अपोजिट्स होते हैं वो, अब देखा आज पहली बार है। क्या मिल गया है? बोर्ड पे देख, मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये टाइम ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ना है। ये यार छोड़ो सर, पहले टाइम सेट करने दो आप। इधर देख ले। हाँ भाई, तो मेरे को अप्रैल के महीने में कौन सी सप्लाई पे टैक्स देना चाहिए? तो आप ना बहुत सावधानी से मेरे को आंसर कर दोगे सर, जो मार्च में हुई होंगी ना उन पे। अरे मार्च में कौन सी हुई है ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो स्टडी मैट के ऊपर खोपड़ी पे लिख देना इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक है, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता चलेगा व्हेन द, छोड़ो ना, सिंपल करते हैं ना, और ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स अराइज, खत्म बात। इसलिए पढ़ रहे हैं हम इसको कि भाई मेरे ऊपर जो ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स है वो कब अराइज होएगी। तो हम यहां पे ना व्हेन की इसकी बात कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स शैल अराइज। कब मेरे को मेरे ऊपर कब ऑब्लिगेशन है टैक्स पे करने का। तो फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वी कॉल टाइम ऑफ सप्लाई। अरे बोलो ना। तो एक बार लिंक करते हैं जरा बात को, कैसे शुरू हुई थी कहानी? कहानी यहां से शुरू हुई थी, किस पे लगता था, क्या होनी चाहिए थी, है सप्लाई होनी चाहिए थी। अगर ये सप्लाई एग्जिम्ड सप्लाई नहीं है तो फिर हम देखते थे कि, मान जा, तो फिर हम देखते थे कि ये इंटर है कि इंट्रा है, हैं? इंटर है कि इंट्रा है, ये हम देखते थे। अच्छा, ये देखने के बाद पता चलता था कि इस पे कौन सा टैक्स आएगा, फिर इसका निकालते थे हम एक वैल्यू, वैल्यू पे लगाते थे, निकल के आ जाती थी क्या, टैक्स। लेकिन मेरे को ये लायबिलिटी को पे करने का ऑब्लिगेशन कब अराइज होगा, हमें वो इसकी हेल्प से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये चैप्टर हमें मदद करेगा ये समझाने में कि भाई मेरे को कौन सी सप्लाई पे कौन से मंथ में टैक्स देना है।
एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और मैं ऐसे मान लेता हूं कि भाई कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आना ही चाहिए। मतलब आसान सा टॉपिक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए इसमें से। और मजे की बात बताऊं, 3 नंबर के चैप्टर में 3 ही पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। खा तो जाएगा पूरी क्लास आपकी, आज की पूरी क्लास ले जाएगा। टॉपिक तो जब पूरा रीड करोगे तो पूरी क्लास ले जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अगर देखोगे तो भाई काफी लंबा चौड़ा, पेजेस भी काफी सारे हैं, ठीक है। बट मुद्दे की बात जो है, समझने वाले पॉइंट जो है वो 3 ही है। तो 3 बातें अगर याद रह जाएंगी तो चैप्टर याद रह जाएगा, ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज मोर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है, इसमें रटना कुछ भी नहीं है, तो इसको सीखना है आपको। तो सीखने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो जाग रहे हैं वो थोड़ा सो रहे हैं, जो जाग रहे हैं वो सो जाओ नहीं, जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, ठीक है। आ जाइए। तो लिखिए टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। एक फ्रेमिंग कर लो मेरे साथ, बंद कर दो इसको किताब को। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, और रजिस्टर पे थोड़ा फ्रेमिंग करते हैं। ईशा आ गई क्या? टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। गीतांजलि तो बहुत लड़ती बहुत है तू, है? बहुत लड़ती है तू यार। नहीं लड़ती? अभी लड़ने को तैयार हो गई है। मैं बताऊंगा क्लास के बाद। खाना खा लिया तूने? आज तो ब्रेक मिला तुम्हें, लंबा ब्रेक मिला है, 40 मिनट, ठीक है। देर आर मैनी फॉर्म्स एंड देर इज अ वे। चलो भाई आ जाओ। तो टाइम ऑफ सप्लाई 2 केसेस में पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, मेरे से तो कहाँ लड़े हो आप, मेरे से तो लड़ते ही नहीं हो, हैं? हैं? फैंस। चलो भाई रे, सही है सही है सही है। सबसे बढ़िया बैच है मेरा ये अभी तक का भाई साहब। गजब बच्चे हैं इस बैच में। गुड्स और सर्विस। ये हर्ष के लिए गाना गाना पड़ेगा अपने को ना। कब? 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को जा रहा है ना तू एग्जाम देने, हैं? गुड्स और आएगा तो सही ना बीच में, फिर नहीं नहीं आएगा। आ जाइयो यार। पेपर पेपर कब खत्म है? 7 को खत्म। हाँ तो 2-3 दिन के लिए आ जाना। हाँ जी, गुड्स और सर्विस, ठीक है। तो अभी सुनो मेरी बात। गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है इन केस ऑफ गुड्स। चलो मुझे ये बताओ, गुड्स आप जब सप्लाई करते थे तो कितने तरीके से करते थे? बताओ। गुड्स की जो सप्लाई होती थी वो कितने तरीके से होती थी? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होती थी कि नहीं होती थी? तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 12। क्या पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 12। गुड्स के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 12। क्या हो गया? कहां घूम रही है? हम्म? कुछ नहीं? कुछ तो है। अच्छा, तो सेक्शन 13 फॉर सर्विसेज। गुड्स के लिए कौन सा सेक्शन है? 12। सर्विसेज के लिए कौन सा है? और मजे की बात, दोनों में 6-6 सबसेक्शंस हैं। कितने? 6। तो अपन क्या करेंगे, पहले गुड्स को पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो गुड्स की बातें है ना, गुड्स की जितनी बातें मोस्टली, उसमें से कुछ बातें सर्विसेज में सेम है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इस तरीके से देखोगे कौन सा ज्यादा
तो अगर हम ऐसे मान के चले कि पीछे 4 एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो 2 में से गुड्स आया और 2 में से सर्विस आई है, ठीक है, ऐसे पूछा हुआ है। तो वेनेवर वी से गुड्स, वेनेवर वी से गुड्स, तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो आप पढ़ोगे हाउ टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। तो यहां पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन टीओएस किसके केस में, गुड्स के केस में। फॉर दैट वी हैव टू स्टडी सेक्शन 12 के प्रोविजंस, ठीक है। एंड हाउ टू डिटरमाइन टीओएस, आज के बाद से आप इसको टीओएस बुला सकते हो, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 13, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार नोट्स पे आ जाते हैं, और शुरुआत में तो वही सब बातें हैं जो मैंने आपसे अभी अभी करी, फिर वो डेफिनेशन वाली कहानी है, मुद्दे की बात लिखी हुई है यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो गुड्स के केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगा, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 कहता है द लाइबिलिटी टू पे टैक्स, लाइबिलिटी को मैं ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ इज डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। हम लोग शुरू से क्या बात कर रहे थे, हम लोग शुरू से बात कर रहे थे कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई में हमें पढ़ना है व्हेन द ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स शैल अराइज। तो सेक्शन 12 कहता है इन केस ऑफ गुड्स, 12(1) क्या कहता है, इन केस ऑफ गुड्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स शैल अराइज एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। तो 1 का तो कोई यूज नहीं है ना आपके लिए, 12(1) का तो कोई यूज नहीं है। 12(1) तो इतनी सी बात करता है कि गुड्स के केस में ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स शैल अराइज एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो 12(2) क्या है, 12(2) इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दुष्यंत भाई फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता था, सर एक सप्लायर होता था, एक रेसिपेंट होता था, सप्लायर गुड्स सप्लाई करता था रेसिपेंट को, और रेसिपेंट लायबल होता था टैक्स देने के लिए, रेसिपेंट लायबल होता था, नींद में है ये, हर चीज का ध्यान रखना, कौन लायबल होता था, सप्लायर लायबल होता था किसके लिए, टैक्स देने के लिए। तो इसको अपन क्या बोलते थे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बोलते थे। बोलो हाँ या ना, आ जाओ जरा फटाफट से, 12(2) पढ़ो, मजे की बात है भाई साहब इसमें। 12(2) मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप बहुत इत्मीनान से चलना, आराम से पेशेंस के साथ पढ़ना इसको। क्या लिखा है, द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर, शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। सुनो, मैं कुछ डेट्स मेंशन कर देता हूं, मान लीजिए मैंने कुछ डेट्स मेंशन करी, तो आप जब गुड्स के केस में टीओएस निकालोगे तो उसमें आपको ये डेट्स में जो डेट अर्लियर होगी वो निकालना है, वो देखना है। अर्लियर का मतलब हुआ विच एवर इज अर्लियर, ऐसी तो बात हो रही है। तो मैं कह रहा हूं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी डिटरमाइंड फॉलोइंग डेट्स विच एवर इज अर्लियर। डेट नंबर 1 क्या है, अब सुनो, मैकेनिज्म को समझो, पहले इस पूरे मैकेनिज्म को समझो, सिस्टम को समझो क्या है। हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की, किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की। इसमें एक सप्लायर होता है और एक रेसिपेंट होता है। अरे इसकी तबीयत तो ठीक है ना, कोमल की तबीयत सही है, तेरे साथ पीजी तो नहीं गई थी ज्यादा, वो है, वो बड़े दिन से नहीं आ रही, वो क्या हुआ, क्या उसको, शुरू से उसकी यही प्रॉब्लम है, उसकी ये दिक्कत खत्म नहीं हो रही है, कोर्स खत्म होने वाला है। हाँ भाई, सप्लायर रेसिपेंट, पिक्चर क्या थी सर, पिक्चर ये थी कि ये आदमी इसको गुड सप्लाई कर रहा था। अरे बोलो यार बच्चों, तुम लोग क्या मतलब अजीब सी हरकतें। सप्लायर रेसिपेंट क्या सप्लाई करी, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब एक बात बताओ, दो लोगों के बीच में सप्लाई हुई है, तो सप्लाई का एविडेंस क्या होता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैंने हर्ष से कोई सामान खरीदा है, तो उसकी एविडेंस क्या होती है कि हमारे बीच में एक सप्लाई हुई है, तो कोई एविडेंस होगा, कोई एविडेंस होगा। तो सप्लायर ने रेसिपेंट को गुड्स दिए हैं, कोई एविडेंस होगा, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा।
एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन किसी भी नाम से जाना जा सकता है, बिल ऑफ सप्लाई, कैश मेमो, बोलो यार, इनवॉइस, बोलो ना। जीएसटी की बैकबोन क्या है? इनवॉइस। पूरा जीएसटी किस पे खड़ा है? इनवॉइस पे। एक्चुअली इनवॉइस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो अगर यहां दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है तो डेफिनेटली नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के केस में सप्लायर ने इनवॉइस दिया होगा। बोलो यार बच्चों, देखो वो दे कुछ भी सकता है, वो कैश मेमो भी दे सकता है, वो बिल ऑफ सप्लाई भी दे सकता है, वो इनवॉइस भी दे सकता है। इवन मैं आपको बताऊं, और भी कुछ एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे डेबिट नोट होता है, एक क्रेडिट नोट होता है, ये भी एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। बात समझ आई? लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इनवॉइस। तो सबसे पहले इन दोनों भाइयों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, वो ट्रांजैक्शन किससे ट्रैक कर लिया जाएगा? डेट ऑफ इनवॉइस से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम ऑफ सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इनवॉइस है? तो आपने इनवॉइस कब दिया, इस बात पे डिपेंड कर सकता है कि आपका ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स ऑन सच सप्लाई कब अराइज होगा। ठीक है? तो देखना क्या लिखा है, देखना क्या लिखा है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। और ये क्योंकि किसकी बात हो रही है? सब नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की। तो ऑफ कोर्स इनवॉइस कौन देगा? सप्लायर देगा। तो भाई ये बताओ, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? ठीक है? और हम सबको पता है कि अगर इनवॉइस नहीं हुआ तो पूरा का पूरा खेल क्या हो सकता है? बिगड़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मान लो इनवॉइस इशू हो गया, जो टाइम दिया था उस टाइम के अंदर इशू हो गया, मान लो ऐसा, तो ठीक है। लेकिन अगर इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं तो हमें पता है कि इनवॉइस क्लियर करेगा कि टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होगा। ये लो साहब, हमने इनवॉइस ही नहीं इशू किया। अब बताओ, अब आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पकड़ोगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में इस भाई ने इस भाई को सप्लाई कर दिया लेकिन इनवॉइस नहीं बनाया। ऐसा हो सकता है कि इनवॉइस ना बने? बिल्कुल हो सकता है। इफ आई विल ट्राई टू पोस्टपोन माई ऑब्लिगेशन टू नेक्स्ट मंथ, तो शायद मैं इस मंथ इनवॉइस नहीं बनाऊंगा। तो यार ऐसा चलेगा तो क्या मतलब ये ठीक है? ऐसा चलना चाहिए? तो इसका जुगाड़ करके लॉ मेकर्स ने इसको रोका होगा कि नहीं रोका होगा? तो देखो इन्होंने क्या कहा, साहब या तो आप वो डेट बता दो जिस डेट पे आपने इनवॉइस इशू किया है, आराम से शांति से, ठीक है? या फिर देखो क्या लिखा, और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। और लास्ट डेट क्या है मुझे जब तक इनवॉइस इशू करना चाहिए? तो वो लिखा है सेक्शन 31 में। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं या तो इनवॉइस टाइम से इशू हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा। हुआ होगा तो डेट ऑफ इनवॉइस ले लेंगे, नहीं हुआ होगा तो जो डेट सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग निकल के आएगी हम उसको पिक करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इनवॉइस की डेट ही ना हो। इनवॉइस की डेट तो आएगी, या तो तुम बता दो या हम बताएंगे। हम मतलब सरकार कह रही है सप्लायर या तो तू बता दे भाई, नहीं तो देख हमें बताना पड़ेगा, हमें बीच में आना पड़ेगा। सॉरी टू से, बट अगर आप नहीं बताओगे तो हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर डेट ऑफ इनवॉइस ठीक ठाक दी हुई है, भाई डेट ऑफ इनवॉइस गिवन है तो उसे मान लेंगे। बट अगर गिवन नहीं है तो फिर हम डेट ऑफ इनवॉइस को क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। और डिटरमाइन करने के लिए कौन से सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा? अंडर सेक्शन 31 देयर इज अ डेट गिवन ओवर देयर। बोलो हाँ है ना? पक्की बात है? तो या तो डेट ऑफ इनवॉइस दी होगी या तो नहीं दी होगी, नहीं दी होगी तो सेक्शन 31 के हिसाब से निकाल लाएंगे। तो मुझे बताओ, क्लॉज ए डन। क्लॉज ए क्या कहता है? डेट ऑफ इनवॉइस कैसे भी आए बट डेट ऑफ इनवॉइस आ जाएगी, या तो सप्लायर बताएगा या तो सेक्शन 31 से निकाल लेंगे। डन। उसको किससे कंपेयर करोगे? डेट ऑफ पेमेंट से। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको बोल रहा हूं सेक्शन 12(2) कहता है, इसको थोड़ा मैं ऐसे करके लिख लेता हूं, ऐसे करके लिख लेता हूं।
डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ विच एवर इज अर्लियर, दोनों डेट्स में जो भी क्या होगा पहले होगा। बोलो हाँ या ना। सर डेट ऑफ इनवॉइस निकालने के लिए मैं या तो देखूंगा क्या, इफ सप्लायर इशूड इनवॉइस, या तो मैं ये देखूंगा, और अगर इसने इशू नहीं किया होगा तो व्हेन द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, तो व्हेन द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस वो कहां लिखा होगा, सेक्शन 31 में लिखा होगा। तो पहले एक काम करें, सेक्शन 31 पढ़ लें पहले एक बार, कि भाई वहां पे डेट ऑफ इनवॉइस के बारे में चर्चा हुई है, तो डेट ऑफ इनवॉइस के बारे में जो डिस्कशन हुआ है पहले एक बार उसको पढ़ाते हैं फटाफट से। तो सेक्शन 31 में डेट ऑफ इनवॉइस के बारे में लिखा गया है, आ जाइए देखिए। और डेट ऑफ इनवॉइस के बारे में क्या लिखा गया होगा, अब सुनना ध्यान से। एक चैप्टर आएगा आगे चल के, डॉक्यूमेंट्स अंडर जीएसटी। क्या नाम है, डॉक्यूमेंट्स अंडर जीएसटी। शक्ल देख लेते हैं एक बार उसकी, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये दिख रहा है चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 में अपने को बातें करनी है किसको लेके, टैक्स इनवॉइस को लेके, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट को लेके। भाई ये सिमिलर बात जो मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये सेम बात सेक्शन 37 में यहां लिखी हुई है, सेम बात लिखी है यहां पे। इसका एक एक्सट्रैक्ट यहां से उठा के उस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ पढ़ाया जा रहा है आपको। तो मुझे ये बताओ, ये बात मैं जब इस चैप्टर पे आऊं तो दोबारा दोबारा रिपीट तो ना करूं आपको, है? तो मतलब ये बात मैं वहां पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब टैक्स इनवॉइस के बारे में जो जानकारी वहां दे दूंगा वो यहां देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। तो बस मेरे को यही दिखाना था कि यार ये कई बार इस तरीके से चीजें बनी हुई हैं यहाँ पे, कि भाई मुझे आपको कोई बात अगर मैंने यहां डिस्कस कर ली ना आपसे, तो फिर मैं उसको दोबारा बस रेफरेंस देके छोड़ूंगा कि टाइम ऑफ सप्लाई में ये बात करी थी मैंने आपसे। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 37 रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट जो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जरूरी है, मैं उसको यहां ले आया हूं। ठीक है, क्या लिखा है, टैक्स इनवॉइस टू द एक्सटेंट रेलेवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस का उतना पोर्शन जो कि मुझे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए चाहिए गुड्स के केस में, वो यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना भाई एक बार। यहां लिखा है द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल। तो पहला सवाल यह आता है कि हु इज required to issue invoice, so that person must be a registered person. An unregistered person shall not required to issue invoice, उसकी liability ही नहीं है invoice issue करने की। ऊपर रख लो इसको। हाँ जी, ठीक है क्या भाइयों? अरे मैं क्या कह रहा हूं, कौन करेगा इनवॉइस इशू? रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, मतलब व्हेन द लाइबिलिटी टू इशू इनवॉइस विल अराइज। तो ये कह रहे हैं कि देखिए कोई भी सप्लाई के पहले या कोई भी सप्लाई करते समय आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू करना है। सर कब? तो देखो क्या लिखा है, इन्होंने कुछ फॉर्म्स डिस्कस करी है यहां पे। पहली फॉर्म क्या है देखना, रिमूवल ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाई टू रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। आप बात किसकी कर रहे हो साहब? आप बात कर रहे हो टाइम ऑफ सप्लाई किसके केस में निकालना है आपको? गुड्स के केस में। किसके केस में निकालना है? गुड्स के केस में। अब गुड्स के केस में जब आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो सेक्शन 31 हमें पढ़ना पड़ रहा है कि भाई गुड्स के केस में मेरे को इनवॉइस इशू करने हैं तो मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कब मेरे को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो मुझे यहां पे देखना पड़ेगा कि भाई साहब जो गुड्स की सप्लाई है वो कौन से तरीके की है, क्या उस सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मेरी दुकान से गुड्स निकल के किसी के पास जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री से गुड्स निकल के शोरूम पे जा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको सप्लाई मानता हूं कि गुड्स फैक्ट्री से निकल के शोरूम पे जा रहे हैं?
मेरे ही खुद के शोरूम पे जा रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन्स के बीच में हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, रिलेटेड पर्सन्स के बीच में हो रही है। और मैंने इसको सप्लाई माना था कौन से पैरा के अंदर? पैरा नंबर 2 के अंदर सप्लाई माना था मैंने इसको, याद करो। रिलेटेड पर्सन्स की सप्लाई थी ये, पैरा नंबर 2 में मैंने इसको सप्लाई माना था। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि गुड्स मेरी फैक्ट्री से निकल के कहां जा रहे हैं? गुड्स मेरी फैक्ट्री से, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, फैक्ट्री से गुड्स निकल के कहां जा रहे हैं? शोरूम में जा रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि भाई अगर ये गुड्स फैक्ट्री से निकल के शोरूम पे जाएंगे तो मेरे को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कब इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट है? तो बताओ, गुड्स फैक्ट्री से शोरूम तक ट्रेवल करेंगे, हाँ या ना? तो जब फैक्ट्री से गुड्स निकलेंगे, या फैक्ट्री से गुड्स निकलेंगे, तो मुझे इनवॉइस उस टाइम पे या उसके पहले बनाना पड़ेगा। यानी कि मेरी लाइबिलिटी है इनवॉइस बनाने की, इनवॉइस इशू करने की, अगर गुड्स में क्या आ रही है? मूवमेंट आ रही है। तो क्या आ रही है? मूवमेंट। और अगर आप गुड्स को सीधे काउंटर डिलीवरी कर रहे हो, आपके काउंटर पे कोई बंदा आया, भाई साहब 2 किलो चावल दे दो, या साहब ये पर्टिकुलर सामान दे दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं लैपटॉप खरीदने जाता हूं, मैं खुद जाता हूं, शोरूम पे जाता हूं, लैपटॉप खरीदने जाता हूं, तो मैं वहां पे क्या कर रहा हूं? मैं परचेज कर रहा हूं, सामने वाला बंदा मेरे को काउंटर पे डिलीवरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जब वो डिलीवर कर रहा है, अगर ये मान लीजिए कोई अदर केस है, एक केस तो मैंने क्या बोला आपको? एक केस मैंने बोला वेयर गुड्स या सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, ऐसा लिखूंगा मैं, वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट। ठीक है। और एक है इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस। तो इन एनी अदर केस का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि सर ये मैंने आपको बोला डिलीवरी का केस है। अरे बोलो ना, किसका मैटर है? इट इज अ मैटर ऑफ, भाई यहां पे तो गुड्स क्या हो रहे हैं? यहां पे तो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, तो इन केस ऑफ डिलीवरी और इन केस ऑफ मूवमेंट, तो ये 2 केस बन गए ना भाई। एक केस तो डिलीवरी का बन गया और एक केस किसका बन गया? मूवमेंट का बन गया। तो अगर मूवमेंट का केस है तो आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए कब? एट द टाइम ऑफ, अरे बोलो यार, रिमूवल। तो वो क्वेश्चन में बता देगा जी गुड्स इस दिन रिमूव हुए थे, तो या तो आपने इनवॉइस उसी दिन इशू कर दिया होगा या उसके पहले किया होगा। गुड्स रिमूव होने के बाद क्या आप इनवॉइस इशू कर सकते हो? सर लॉ कहता कर ही नहीं सकते, या उसके पहले करो, उसके पहले करो। अच्छा, अगर डिलीवरी का केस है तो आपको इनवॉइस कब इशू करना चाहिए? एट द टाइम ऑफ, अरे बोलो ना, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो अगर आप गुड्स को किसी को हैंड ओवर कर रहे हो, तो जब आप गुड्स किसी को डिलीवर कर रहे हो तो उसी टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करने चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर ए ने गुड्स सप्लाई किए मिस्टर बी को। मिस्टर ए ऑफ हरियाणा ने सप्लाई करा मिस्टर बी ऑफ हरियाणा को। दोनों अलग अलग लोग हैं। यहां गुड्स इनकी फैक्ट्री से निकल के, इन भाई साहब की फैक्ट्री से गुड्स निकल के किसके पास जा रहे हैं? गुड्स जा रहे हैं इसके पास, यहां जा रहे हैं। ठीक है, तो गुड्स यहां से इसकी फैक्ट्री से निकलेंगे। अब क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ है, डेट ऑफ इनवॉइस। इन्होंने इनवॉइस बनाया 24 अप्रैल को। ठीक है, इनको गुड्स पहुंचे 30 अप्रैल को। इनवॉइस कब बनाया? 24 अप्रैल को, लेकिन डेट ऑफ रिमूवल थी 21 अप्रैल 2025। तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि व्हाट विल बी योर डेट ऑफ इनवॉइस? क्या तुमने डेट ऑफ रिमूवल के पहले इनवॉइस बना दिया था? द आंसर इज नो। सेक्शन 31 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा इस केस में? अरे लग जाएगा, सेक्शन 31 लग जाएगा। तो सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 ये कहता है कि अगर रिमूवल का मतलब मूवमेंट का केस है तो रिमूवल के टाइम पे क्या होना चाहिए? इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो मैं यहां पे DOI किसको लूंगा? इसको लूंगा या इसको लूंगा? सर मैं लूंगा 21 अप्रैल 2025 को। और मान लो इनको पेमेंट आई 26 तारीख को, 26 अप्रैल को इनको पेमेंट आई,
तो 21 अप्रैल और 26 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर। तो मेरे केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? 21 अप्रैल। अब 21 अप्रैल जो है वो फॉल कर रहा है कौन से मंथ में? अप्रैल के मंथ में। अब आगे की स्टोरी सुनो। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आई, तो इस ट्रांजैक्शन पे, इस सप्लाई पे टैक्स देने की लायबिलिटी अराइज होती है अगले महीने की 20 तारीख तक। मई महीने की 20 तारीख तक मुझे इस पे टैक्स जमा कराना होता है। ये रेलेवेंस है इस टॉपिक का। क्लियर हो गया? अच्छा एक बात और बताओ, अगर सिमिलर सिचुएशन के अंदर डेट ऑफ रिमूवल होती 25 अप्रैल और डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता 24 अप्रैल, तो फिर क्या मैं 24 को ले लेता कि नहीं ले लेता? 24 ले सकता था। फिर मैं कब 24 नहीं ले सकता, या मैं कब एक्चुअल डेट? अब इसको आप एनालाइज कैसे करोगे? अब आप इसको एनालाइज करोगे कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना प्लीज। आप इसे एनालाइज करोगे, सप्लायर ने सप्लाई करा, सप्लायर ने क्या करा? सप्लाई करा। अब जैसे ही सप्लायर ने सप्लाई करा, तो आपको यह देखना है कि भाई इस बंदे ने जब सप्लाई करा तो इसकी डीओआई क्या है, इसने जो डेट ऑफ, इसने इनवॉइस इशू करा कि नहीं करा? ठीक है। अब मान लो या तो इसने इनवॉइस इशू करा होगा या तो नहीं करा होगा। नहीं करा होगा तो आप कैसे निकाल दोगे? सेक्शन 31 की सहायता से निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कई बार हम ऐसे समझ लेते हैं कि इसने इनवॉइस इशू कर दिया, फिर मुझे सेक्शन 31 को चेक करने की जरूरत नहीं है। गलत, ऐसा नहीं है। अगर इसने इनवॉइस इशू कर भी दिया ना, फिर भी मैं लास्ट डेट तो चेक करूंगा ही करूंगा। क्या बोला मैंने? लास्ट डेट तो चेक करूंगा ही करूंगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लास्ट डेट यहां पे कुछ और हो और ये डेट बाद की हो उससे, तो फिर इस डेट की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं ना। भाई मैं ये कह रहा हूं, आपने इनवॉइस इशू किया 25 अप्रैल को, लेकिन गुड्स रिमूव कर दिए कब? 21 अप्रैल को। तो 31 के हिसाब से इनवॉइस का इशू होना चाहिए था, लेकिन तुमने इशू कब करा? तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ना उस केस में। बोलो हाँ या ना। तो फिर तो मैं क्या करूंगा? फिर तो मैं 21 अप्रैल और डेट ऑफ पेमेंट 26 अप्रैल, इन दोनों को ही तो कंपेयर करूंगा। आसान है? अरे बोलो भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये 31 वन हो गया, 31 वन हो गया। देखना क्या लिखा है, पढ़ना, पूरा पढ़ना। अगर डिलीवरी का केस है तो इनवॉइस इशू कर देना चाहिए कब? एट द टाइम ऑफ, किसका केस है? मूवमेंट का, सॉरी, मूवमेंट का केस है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल। और अगर डिलीवरी का केस है तो जब आपने गुड्स डिलीवर करे तब। अच्छा, उसमें क्या क्या होना चाहिए भाई? क्या जा रहा है? डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स कितना चार्ज हुआ है वो भी उसके अंदर बताओगे आप। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो ना, क्लियर है? अच्छा, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स provided that government may on the recommendation of the council by notification specify the category of goods जिनकी सप्लाई पे in respect of which tax invoice should be issued within such time as in such manner as may be prescribed। तो इसकी बात, ये बात कहां पे हुई होगी? कोई रूल्स वगैरह के अंदर हुई होगी कि नहीं हुई होगी? अगला पॉइंट चेक करना, 31(4) क्या कहता है देखना। इसको लगे हाथों निपटाओ। 31(4) देखो क्या कहता है। 31(4) ये कहता है कि कई बार देखो ऐसा होता है, आप ना कंटिन्यूअस सप्लाई करते हो गुड्स की। कैसे सप्लाई करते हो? गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ये जो आयरन ऑयर्स होते हैं या कोल होता है, कोयला, तो ये जो सप्लाई रहता है, ये सप्लाई कॉन्टिन्यूअस चलता है, रुकती नहीं है ये। भाई किसी ने माइन किया और वो माइन करके डायरेक्टली यहां से फैक्ट्री को भेज रहा है। देखो, माइनिंग से आयरन ऑयर रिफाइनरी को जा रहा है। किसको जा रहा है? रिफाइनरी को जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा। तो मान लो कि भाई कंटिन्यूअस सप्लाई है, सप्लाई रुक ही नहीं रही है, कंटिन्यूअस सप्लाई चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इनवॉइस मुझे कब इशू करना चाहिए? तो एक बात बताओ, भले ही आप कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे हो, बट पेमेंट तो लेगी ना भाई, माइनिंग वाला पेमेंट तो लेगा ना फैक्ट्री से। पेमेंट लेगा तो पेमेंट ऐसे तो मिलेगी नहीं, उसे कोई एक
स्टेटमेंट तो पीरियोडिकली देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल वो बंदा वहां से वीकली पेमेंट लेता है, तो उसे वो वीकली स्टेटमेंट देगा कि मैंने इतना सामान आपको भेज दिया, हाँ या ना? तो देखो कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में क्या लिखा है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व। सक्सेसिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है भाई? उसके क्या जाता रहता है, इतना पेमेंट, इतना हमने आपको क्या भेज दिया, इतना सामान हमने भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने एक हफ्ते में 20 किलो, 2 हफ्ते में 40, 3 हफ्ते में 60, ऐसे करके। या फिर सक्सेसिव पेमेंट, बार बार पेमेंट आती रहती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीकली पेमेंट करते रहे, तो इस सिचुएशन में द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड। तो या तो आप पेमेंट की स्टेटमेंट भेजोगे या आप किसकी स्टेटमेंट भेजोगे? गुड्स की स्टेटमेंट भेजोगे कि साहब इतना चला गया आपके पास। द मोमेंट आप ये स्टेटमेंट इशू करोगे तो आप इसके साथ साथ क्या इशू करोगे बोलो? इनवॉइस भी इशू करोगे। आई बस समझ में? तो कॉन्टिन्यूअस पेमेंट के केस में या कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस आपको तब इशू करना है जब आप वो सक्सेसिव स्टेटमेंट जनरेट करोगे, तो उसी टाइम आपको इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने इस मंथ में एक स्टेटमेंट जनरेट करी, तो इसी मंथ में उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इनवॉइस भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। मान लो इस मंथ में आपने 50 टन कोल के लिए इनवॉइस जनरेट किया या स्टेटमेंट जनरेट करी, तो उसी टाइम पे आपको उसके लिए क्या जनरेट करना पड़ेगा? इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ता है। 31(7) क्या कहता है देखना, 31(7) कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। व्हाट इज सबसेक्शन 1? दिस इज सबसेक्शन 1। ठीक है, सबसेक्शन 1 क्या कहता था? वेयर द गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट और वेयर द गुड्स इन्वॉल्व डिलीवरी। मूवमेंट के केस में रिमूवल के टाइम पे, डिलीवरी के केस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। वो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, यानी कि हमारा जो 31(7) है वो सेक्शन ओवरराइड करता है किसको? 31(1) को। बोलो 31(1) को अगर उसने ओवरराइड किया तो जो कुछ 31(1) में लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। पढ़ना क्या लिखा है? वेयर द गुड्स हैव बीन सेंट or taken on approval for sale or return are removed before the supply take place, invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier। क्या समझे? क्या समझे साहब? सुनो, सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स सप्लाई किए और ये गुड्स कैसे दिए गए थे? ये सेल हुई थी, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, और यू कैन से दैट रिटर्न बेसिस। इस भाई ने इसको गुड्स भेज दिए, साथ में क्लॉज लगा के भेजा, बिक जाए तो बेच देना सब्जेक्ट टू योर अप्रूवल, बिक जाए तो बेच देना, नहीं तो हम इन्हें वापस से क्या ले लेंगे? अपने पास बुला लेंगे वापस से। भाई हम आपको भेज रहे हैं, आपसे बिक जाए तो बेच देना और नहीं बिके तो हमारे गुड्स वापस कर देना। ये क्लॉज लग गया। अब जब इस तरह की कोई सप्लाई होगी तो सोचो, हमने गुड्स भेजे, बोलो ना, तो जैसे ही हमने गुड्स भेजे तो मान लो हमने इसे गुड्स भेजे तो हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिमूवल। बोलो आया ना? लेकिन यार ये गुड्स अगर वापस आ गए तो ये तो बड़ी आफत हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? इसमें इन्होंने बोला है वेयर द गुड्स हैव बीन गुड्स बीइंग सेंट टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, या तो सेल होंगे या तो वापस आएंगे, आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस। तो क्या कह रहा था? इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और एक चीज और डाल दी इसके अंदर, 6 महीने का एक क्लॉज डाल दिया। कितना क्लॉज डाल दिया? 6 मंथ का टाइम दे रहे हैं।
किसका टाइम दे रहे हैं? 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। यानी कि देखो सुनो, आज आपने गुड्स भेजे, 6 महीने का टाइम दे दो। 6 महीने के अंदर अंदर क्या आ गया? अप्रूवल आ गया, बहुत बढ़िया। नहीं आया तो जिसने 6 महीने में अप्रूवल नहीं दिया, 6 महीने में जिसने ये नहीं बोला कि साहब नहीं बिके, तो हम मान लेंगे कि वो बिक चुके हैं। बोलो है ना? इसके एनालिसिस के अंदर जाएंगे तो वहां 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम मान लेंगे कि वो बिक चुके हैं। अच्छा, अब इस पे तो हम लोग अभी और बात करेंगे, इन 2 पॉइंट्स पे एक्सप्लेनेशन में जाके बात करेंगे। बट मेरे को ये बताओ, ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? तो अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि भाई ये डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो इस पे आपके पास 2 ऑप्शन है। सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया विद इन द टाइम, उसके इनवॉइस की डेट को ले लेंगे। नहीं किया तो जो सेक्शन 31 में बताया उसको ले लेंगे। उसकी कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? डेट ऑफ पेमेंट के साथ करेंगे, और उन दोनों डेट्स में जो भी पहले आएगा उसको हम क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब 1 मिनट रुकना जरा, यहां पे मेरे को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल क्लियर कराना है। सुनो भाई, डेट ऑफ इनवॉइस दिया था 20 अप्रैल 2025, और डेट ऑफ पेमेंट दिया था 18 अप्रैल 2025। बताओ अक्षरा, टाइम ऑफ सप्लाई किसको लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई बताओ किसको लेंगे? इन दोनों डेट्स में जो भी अर्लियर होगा, तो आपके हिसाब से 18 अप्रैल विल बी द टाइम। 18 अप्रैल विल बी द टाइम। तो 18 अप्रैल अगर डेट होगी तो इसके हिसाब से तो एकदम ओके है साहब। हमने क्या पढ़ा था? अर्लियर ऑफ डीओआई और डीओपी। अरे बोलो ना, अब सुनना। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मिस्टर ए, मिस्टर बी, ए ने बी को गुड्स भेजे, भेजे नहीं अभी। ये दोनों के दोनों, ये है होलसेलर और ये है रिटेलर, ठीक है? ये इसके पास आया, आगे बोला भाई मेरे को ना 5000 यूनिट्स चाहिए तेरे से किसी गुड्स के। तो एक काम कर, फटाफट से 5000 का पैसे बता कितने लगेंगे। तो उसने कहा यार 1 यूनिट 100 रुपए की है, तो टोटल कितना हो गया? अरे बोलो, 5 लाख है? 5 लाख हो गया, 5 लाख रुपए हो गए। बोला यार एक काम कर तू, 10% क्या पकड़, एडवांस पकड़। तो 50,000 रुपए क्या देके चला गया इसको? एडवांस देके चला गया। 50,000 दे गया एडवांस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये जो 50,000 है, क्या ये एडवांस मनी आपको मिला है किसी ऐसी सप्लाई का जो तुम फ्यूचर की डेट पे करोगे? इसने कहा मैं आपके पास अगले हफ्ते आऊंगा, और 50,000 का एडवांस दे गया, ठीक है? मान लेते हैं ये 50,000 का एडवांस आपको 28 अप्रैल को मिला, और सामने वाली पार्टी आपको बोल के गई कि जी मैं आपके पास 6 मई को आके अपना सामान ले जाऊंगी, 4.5 लाख की पेमेंट कर जाऊंगी आपको। डन? तो प्रैक्टिकली आपने लॉ को फॉलो किया, डीओपी और डीओआई। बाबू एक बात बताओ, डीओआई आपकी क्या रही होगी? 6 मई, और डीओपी क्या रही होगी? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल फॉर व्हाट? फॉर 50,000। फॉर 50,000 28 अप्रैल। आपने चुपचाप से इसको अपनी आउटवर्ड सप्लाई में दिखा दिया होगा कि नहीं दिखा दिया होगा? अप्रैल मंथ की 6 मई को आप सुबह सुबह दुकान पे आए, अपने कस्टमर की राह देख रहे हो आप कि वो आएगा। शाम हो गई, नहीं आया।
आपने 7 तारीख तक उसका इंतजार किया, एडवांस देके गया था भाई, आना तो चाहिए। लेकिन आपको पता चला कि अब उसने माल किसी और से खरीद लिया है। अब वो आपसे माल खरीदने नहीं आएगा। माल अगर खरीदने नहीं आएगा तो या तो ये पैसा आपको उसे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। और हां, कोई सर्विस का केस तो है नहीं। अरे बोलो, हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है। जैसे एक चतुर सिंह थे मुंबई से, तो उनका एक कॉल आया हमारे ऑफिस के नंबर पे। तो उन्होंने कहा साहब, मेरे को कुछ सर्विसेज उन्होंने बताई कि ये कुछ सर्विसेज हैं जो हमें चाहिए होंगी। मैंने कहा ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या चार्जेस होंगे इन सर्विसेज के। तो स्टाफ ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा इनके चार्जेस लगभग 3 लाख रुपए के आसपास बनेंगे। तो उन्होंने कहा चलिए एक काम करिए, आप अपने डिटेल्स भेजिए। तो हमने डिटेल्स भेज दिए। डिटेल भेजने के तुरंत आधे घंटे बाद उन्होंने हमें 10% एडवांस क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और उनके ऑफिस से जो उनके पीए थे, वो अपनी कहानी लेके और चालू हो गए, सर्विस रिसीव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब सर्विस प्रोग्रेसिवली जानी थी। सेकेंड डे जब उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो सवाल उनको 7th डे पूछने चाहिए थे, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। मैंने कहा इनका दिमाग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। आप भी समझ गए होंगे किस डायरेक्शन में। ये 3 लाख का काम कितने में कराना चाह रहे हैं? बैलेंस 270 तो नहीं आएगा। तो मैंने अकाउंट्स को बोला कि भाई आप एक काम करो, आप इन पे 270 के इनवॉइस रेज करो अभी तुरंत। सर क्या हुआ, इन्होंने तो बोला 1 हफ्ते बाद करेंगे। मैंने कहा 1 हफ्ते में इनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद या तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा और वो यहां आएंगे नहीं। कहते ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ ऐसा। इनवॉइस इशू किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। उसके बाद नहीं किया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ उस पर। क्योंकि आपने एक चीज तो सुनी होगी या पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, शेर की ट्रेनिंग बिल्ली ने ली थी, लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया था। जो शेर है ना, शेर जंगल का राजा, उसकी पूरी ट्रेनिंग बिल्ली ने दी है उसको। उसको ट्रेन किसने किया है? धरती पे सबसे शातिर प्राणी कौन होता है? लोमड़ी तो ऐसे ही बदनाम है भाई। सबसे शातिर धरती पे कौन होता है? कैट। ये ऐसी स्पीसीज है जो बहुत मतलब चल क्या रहा है दिमाग में कुछ नहीं पता। इसने सब कुछ सिखा दिया शेर को, बस एक चीज नहीं सिखाई है। तो उससे क्या सीखना है आपको? वेन एवर यू आर डूइंग बिजनेस, वेन एवर यू आर डूइंग बिजनेस, तो आप पर्सनल ग्राउंड पे तो कुछ भी सिखा दो। अब जैसे हम आपको सब कुछ सिखा सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस। मेरे और आपके बीच में कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, तो मैं तो आपको जो कुछ मुझे पता है मैं सब सिखाऊंगा। बट वेन एवर इट्स कम टू माई क्लाइंट, तो मैं उन्हें थोड़ी सिखा दूंगा सब कुछ। वो पूछते हैं सर कैसे करेंगे, बताओगे क्या? तो हम उनको बहुत प्यार से ऐसे बोलते हैं कि भाई बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। सर अगर ये सब भी आप सोचोगे तो फिर हम क्या करेंगे? आप चैन से बैठो, हो जाएगा काम आपका। दिस इज द वे। वो 270 नहीं आए तो इंटेंशन क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो सर्विस का मैटर था। ये किसका मैटर था? सर्विस का। अगर ये गुड्स का मैटर होता, किसका मैटर होता? एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारे एक नोन क्लाइंट हैं, मिस्टर पाहुजा, योगेश पाहुजा नाम है इनका। भाई साहब का काम है सीसीटीवी कैमरे का, और बड़े लेवल पे काम है इनका।
जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, बड़े लेवल पे काम है पाहूजा साहब का। सीसीटीवी कैमरा इज अ गुड्स। एक कंपनी ने इनको एक ऑर्डर दिया और टोटल ऑर्डर का वैल्यू था 80 लाख रुपए। कितना? 80 लाख का वैल्यू था। कंपनी ने इनको 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया। 10 लाख रुपए इन्होंने क्या दे दिया? एडवांस दे दिया कंपनी ने। और ये बात है कोविड की, कोरोना टाइम की। 10 लाख का एडवांस दिया, प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन बाद लगा दिया लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन। अब मुझे एक बात बताओ, सीसीटीवी किसके लिए चाहिए होते हैं? सर्वेलांसेस के लिए। किसकी सर्वेलांस? कंपनी के एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज कहां रहेंगे? क्या सर्वेलांस चाहिए? उन्होंने भाई साहब ऑर्डर कर दिया कैंसिल। अब सोच के देखो, तुम दिमाग लगाओ, डीओपी और विच एवर इज, ये मारा जाएगा भाई पाहुजा। इसको इस 10 लाख रुपए पे क्या जमा कराना पड़ जाएगा? जीएसटी। अगर वैसे ही चलोगे जैसे चल रहे हो, तो गवर्नमेंट ने रियल बिजनेस प्रैक्टिस को देखते हुए एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप गुड्स के रिस्पेक्ट में कोई एडवांस ले लेते हो, क्या ले लेते हो? गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर आप कोई एडवांस ले लेते हो, तो आपको एडवांस पेमेंट पे जीएसटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर डेट ऑफ पेमेंट डेट ऑफ इनवॉइस के पहले आ गई है ना, तो फॉरगेट अबाउट इट। आपको जिस दिन आप उस सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू करोगे, उसी दिन जीएसटी जमा कराना है। क्योंकि माइट बी द चांस कि सामने वाले बंदे का मन बदल जाए, दुकान से निकलते ही उसका मन बदल जाए कि यार इससे नहीं खरीद रहा, लेकिन एडवांस तो दे आया, एडवांस तो वापस आ जाएगा। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी खरीद रहे हैं। सो वी आर परचेजिंग गुड्स। भाई साहब, सामने वाले बंदे ने आपसे अच्छा ऑफर दे दिया हमें, आप 2% डिस्काउंट दे रहे थे, सामने वाले ने 2.5 दे दिया, तो बताओ आधा % पे गेम खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं कि नहीं होती हैं? एंड यू हैव टू रिफंड द अमाउंट। 1 मिनट, आप होल्ड नहीं कर सकते किसी का एडवांस। वो सामने वाला केस डालेगा आपके ऊपर, घसीटेगा कोर्ट में, तो आप यू कैन नॉट होल्ड द अमाउंट। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बंदा तो मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा? इसको दोहरी मार पड़ जाएगी। सरकार को जीएसटी भी दे आया और पैसा भी रिफंड करना पड़ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा देख भाई ऐसा है, जब तक तो इनवॉइस इश्यू नहीं कर देगा, तब तक तेरी डेट ऑफ पेमेंट तेरा टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बन सकती। यानी कि ये गुड्स के केस में एप्लीकेबल होता है। तो मेरी बात आपको समझ आ गई? मोटी मोटी बात क्या है सर? मोटी मोटी बात यह है कि गुड्स के केस में सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई हो सकती है। किस सिचुएशन में? नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। इतनी सी बात दिमाग में गई क्या? गई? अगर एडवांस आया होगा तो नोटिफिकेशन 66/2017 से हम उसको नलिफाई कर देंगे। लेकिन लॉ में तो लिखा है सर, अरे तो लॉ को तो ओवरराइड कर देती है ना नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कैन ओवरराइड द लॉ। बाय जस्ट इशूइंग अ नोटिफिकेशन यू कैन ओवरराइड द लॉ। व्हाटएवर जो भी लॉ में लिखा है, आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। तो हमने नोटिफिकेशन डाल के लॉ को ओवरराइड कर दिया। तो डेट ऑफ पेमेंट का कोई रेलेवेंस रहा क्या? नहीं रहा। चलो आगे पढ़ो, क्या लिखा है आगे पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट where the supplier of taxable goods receive an amount up to rupees 1,000 in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess shall be at the option of the said supplier, be the date of the issue of the invoice in respect of such excess amount। मेरे को आपसे ये पूछना है भाई, सिर पकड़ के मत बैठ, सिर पकड़ के मत बैठ। इस बात का कोई मतलब है क्या? सिर्फ बात इस बात का मतलब है क्या? कोई मेरे को ये बताओ आप। सर इसका कोई मतलब नहीं है, इसका जीरो मतलब है। ये फालतू में स्पेस बढ़ा रहा है यहां पे। पूछो कैसे? उसने कहा है कि यार आपके पास 1,000 रुपए से ऊपर कुछ भाई
₹1000 तक का एडवांस आ गया, तो आपके पास उस एडवांस के लिए ऑप्शन होगा कि आपको कब टैक्स जमा कराना है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस पे टैक्स तब भी जमा करा सकते हो जब आप उसके लिए क्या इशू करोगे, इनवॉइस इशू करोगे। सर एक एग्जांपल से समझाओ। भाई आपका इनवॉइस बनता था 2030 रुपए का। कितने का इनवॉइस बनता था? 2030 रुपए का। सामने वाली पार्टी ने आपको 2100 रुपए ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास एडवांस कितना आ गया? 70 रुपए। अरे बोलो ना, या मैं ऐसे बोलूं, इलॉजिकल सी बात बोलूं मैं आपको कि आपका इनवॉइस बनता था 2030, सामने वाले ने आपको 3000 रुपए ट्रांसफर मार दिया। भाई ऐसा कौन बंदा है? पहले तो वो बोलेगा जी से राउंड फिगर कर लो, ये 30 छोड़ दो, हाँ या ना? अरे ये तो बड़े दिल वाला करता है, हाँ या ना? मैं बता रहा हूं ये काम तो बड़े दिल वाला करेगा कोई, अदरवाइज तो सामने वाली पार्टी बताइए क्या करेगी? ऐसी पेमेंट कर देगी, वो पेमेंट ऐसी कर देगी, वो 50 रुपए डाल देंगे ज्यादा। और वैसे आजकल तो यूपीआई सिस्टम आ गया है, तो आजकल तो एग्जैक्ट अमाउंट जाता है, बिल्कुल जाता है कि नहीं जाता है। तो यहां लॉ क्या कह रहा है कि अगर आपके पास अप टू 1000 आ गया, मान लीजिए एडवांस कितना आ गया? 1000। 1000 बहुत बड़ा नंबर है एडवांस के केस में, बड़ा नंबर है 1000। कह रहे 1000 तक अगर आ गया तो आपके पास ऑप्शन है। अरे यार मेरे को एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें अभी बताया नोटिफिकेशन क्या कहती है, कितनी भी अमाउंट का एडवांस क्यों ना आ गया हो, ये देखो यहाँ पे 10 लाख रुपए आ गया था कि नहीं आ गया था इसके पास? ये आ गया था 10 लाख रुपए, आया था ना? सारा का सारा पैसा एडवांस था कि नहीं था? लेकिन नोटिफिकेशन आ जाने से क्या इस पर टैक्स जमा कराना था मेरे को? तो बताओ इस बात का कोई मतलब बचा मेरे लिए? इसका कोई मतलब नहीं बचा। जब तक नोटिफिकेशन है तब तक इस प्रोवाइजो का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ सर्विस के केस में बनता है, बट गुड्स के केस में नहीं बनता। ये बात क्लियर हो गई आपको? एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? कहने फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉजेस ए और बी, supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or as case may be the payment। उतनी तो लेंगे यार जितने का इनवॉइस बना होगा। ये कह रहा है हम उतनी सप्लाई मानेंगे जितने का इनवॉइस है, बाकी की सप्लाई के लिए बाकी का इनवॉइस इशू करना। एक्सप्लेनेशन 2 ये किसके रिस्पेक्ट में है? क्लॉज बी के रिस्पेक्ट में। बाबू मेरे क्लॉज बी किसको लेके था? डीओपी को लेके था कि नहीं था? डेट ऑफ पेमेंट को लेके था ना? आना देखना जरा क्या लिखा है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव पेमेंट शैल बी द डेट ऑन विच पेमेंट एंटर्ड इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डेट ऑन विच पेमेंट क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अब सुनो, इसका जब अक्षरा का एडमिशन हमने करा ना यहां पे, तो इसने पेमेंट कर दी चेक से। किससे कर दी? चेक से पेमेंट कर दी इसने। अब चेक से पेमेंट करी और इसने चेक डिपॉजिट, हमें जो चेक इसने दिया वो दिया इसने 14th, कौन सा मंथ चल रहा है अभी? कोई एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, चलो 14 अप्रैल को ले लेते हैं। मान लो हमने 14 अप्रैल को एडमिशन किया इसका, तो इसने हमें पेमेंट कर दी किसे? 14 अप्रैल को। अब हमने इस चेक की एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब करी? 14 अप्रैल को। हमने इनको सर्विस कब दी? भाई हमने इनको सर्विस 14 अप्रैल को बेची, इन्होंने हमें पेमेंट करी, और इनके चेक का नंबर था लेट्स सपोज 057233, ये नंबर था इनके चेक का। तो हमने इस चेक नंबर से अक्षरा के नाम से एंट्री कर दी। लेकिन हमारे बैंक में पैसा पहुंचा कब? 16 अप्रैल को। तो देखो बैंक में क्रेडिट कब गया, लेकिन हमने बुक एंट्री कब मार दी? तो बताओ, डेट ऑफ पेमेंट में 2 डेट आ गई, बुक एंट्री और बैंक की क्रेडिट। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का काम तुम्हें समझ में आ गया क्या है? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का काम यह बताना है कि भाई साहब अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि जहां पे बुक एंट्री और क्रेडिट की एंट्री अलग अलग हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? ऐसे सिचुएशन में हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आपने क्या करना पड़ेगा। आपने बुक एंट्री और क्रेडिट की एंट्री जो भी इनमें क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, जो भी इनमें क्या होगी, विच एवर इज, कम ऑन, विच एवर इज
अर्लियर, इसको उठा लेना। ठीक है, तो अपन किसको उठाएंगे? 14 अप्रैल को। ऐसा हो जाता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? बताओ, बात समझ आ गई क्या यहाँ पे? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इज क्लियर। बुक एंट्री और डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर को हम क्या बनाएंगे? डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। तो देखो, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 किस पे थी? डीओपी पे थी। डीओपी में हमने क्या लेना है? बुक एंट्री और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर को लेना है। अच्छा मुझे बताओ, क्रेडिट पहले और बुक एंट्री बाद में, ऐसा हो सकता है? क्रेडिट पहले और बुक एंट्री बाद में, ऐसा हो सकता है? हो सकता है यार। छोड़ो, तो मेरी बात सुनो। कल की डेट में क्या हुआ? कल की डेट में अब जैसे हमारा गुड़गांव वाली ब्रांच पे कल की डेट में कोई बच्चे का एडमिशन हुआ और वो ऑनलाइन हो गया घर से। ऑफिस था बंद, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ऑफिस था बंद, बच्चे ने ऑनलाइन एडमिशन करा लिया। जैसे ही उसने ऑनलाइन एडमिशन कराया, हम उसकी एंट्री तो डाल रहे हैं आज 21 अप्रैल को। कब डाल रहे हैं एंट्री उसकी? हम उसकी एंट्री डाल रहे हैं 21 अप्रैल को। लेकिन क्रेडिट कब डाल दिया उसने? हमारे बैंक में क्रेडिट कब आ गया? देखो, हमने बुक एंट्री कब डाली, लेकिन हमारे बैंक में क्रेडिट कब आ गया? तो इस सिचुएशन में कौन सी डेट पहले लोगे? ये पहले लोगे कि ये पहले लोगे? सर ऑफ कोर्स वो वाली डेट पहले है तो उसी को पहले लेंगे। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो ना, पक्की बात है। कई बार क्या होता है, क्रेडिट पहले हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने आपको एक चीज बोली है कि ये जो डेट ऑफ पेमेंट है, अगर ये डेट ऑफ इनवॉइस के पहले है तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सही है? सिर्फ रेलेवेंस किसका है? गुड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंस किसका है? डेट ऑफ इनवॉइस का है। मेरे को ये बताओ कि आपको सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लियर हो गया क्या? अच्छे से हो गया सबको? हो गया? हाँ, वही देखना है। देखो, क्रक्स तो 1 मिनट का ही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आधे घंटे से भी ज्यादा ले गया। ठीक है, बट ये 1 मिनट का क्रक्स ऐसे बन नहीं सकता था, फिर डिस्कशन तो करना ही पड़ता। हो गया भाई? अरे बोलो। हम्म, बन गई क्या बात? चलो। बढ़े, आगे बढ़े, पानी वानी पी लो। धरती पे पहला इंसान देखा है मैंने जो खुली आंखों से सो सकता है। हम्म, आंखें खुली करके सो सकता है? कोशिश तो कर रहा है तो। है? क्या? कौन? ये कौन है? अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला की। अरे कहाँ चले? कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है? अब उस चीज से तेरे को फर्क पड़ता है भाई, मेरे को नहीं पड़ता है। अपन तो ऊपर उठ चुके हैं उससे। और तुम लोग भी बहुत छुट्टियां करते हो। हैं? हाँ, तो क्यों नहीं आए थे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं।
तो क्या हो गया फिर? तो बीच वाली क्लास तो लेते हो ना तुम लोग, हैं? ऑनलाइन करते हो? चलो भाई, 12 3 देखें। 12 3 है, क्या लिखा है देखना। 12 3 देखो क्या लिखा है। अच्छा, ये पढ़ा क्या आपने? इसको पढ़ना है। क्या लिखा है? डेट ऑफ पेमेंट कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, वो ये कह रहा है। डेट ऑफ पेमेंट का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। चल भाई हर्ष, क्या लिखा है देखना, पढ़ना। इन केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और liable to be paid on reverse charge basis, there are certain goods और सर्विसेज। तो मुझे बताओ, गुड्स का केस, गुड्स का केस सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आरसीएम पढ़ा था। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बात हो रही है लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो मेरे को एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा है क्या? ये भाई साहब यहां पे कुछ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं किसकी? 9 3 की। तो हम टैक्स मांगेंगे किनसे? इनसे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम टैक्स इनसे ले रहे हैं तो हम क्या रिकॉर्ड ढूंढने इनके पास जाएंगे या इन्हीं के पास आएंगे? सोच के बताओ। अगर टैक्स हमें ये बंदा देगा अंडर सेक्शन 9 3 दे या 4 दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे आप इतना बता दो, पावनी क्या कर रही है फोन में? है, देख बोर्ड पे देखना एक बारी। तो वहां उधर काय को घुस रही है उसमें? इधर देख। मैं ये कह रहा हूं कि हम रेसिपिएंट के पास ही तो जाएंगे, रिकॉर्ड किसके चेक करेंगे? तो अपन रिकॉर्ड चेक करेंगे रेसिपिएंट के यहां से। इसके यहां जाके करेंगे क्या? कुछ मिलना है क्या यहां से? सुनो मेरी बात, जब ये कोऑपरेट नहीं करेगा, जब ये बंदा कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर हम इसके पास जाएंगे। बट अगर ये कोऑपरेट करने को तैयार है तो फिर हमें इससे क्या मतलब है? ठीक है, तो आ जाओ इधर, पढ़ो क्या लिखा है। क्या हो गया भाई? सुनो क्या लिखा है देखना। अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट, नंबर 1 डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो इसके रिकॉर्ड में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? बताओ मुझे आप। पड़ी होगी? बताना अक्षरा, क्या कहां से मिलेगी वो डेट आपको? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स कहां से मिलेगी मेरे को बताओ, कहां से आएगी वो डेट? कहां से आएगी? परचेज बुक से आ जाएगी। मैंने कोई ऐसा नाम बोल दिया क्या जो तुम्हें पता नहीं है? परचेज बुक सब्सिडरी बुक होती है, बनाते हैं क्या उसको? अरे बनाते हैं क्या? बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं, ये ऑडिटर को कभी भी चाहिए हो सकती है। तो मेरे को चाहिए कि भाई साहब, मेरे को चाहिए कि भाई गुड्स कब रिसीव हुए तो बताओ। तो भाई परचेज बुक से मिल जाएगा मेरे को। पेपर में मत लिखाना इसको कि परचेज बुक से रिकॉर्ड मिल जाता है। वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि कहां से पकड़ के लाना है। तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स मेरे को कहां से मिल जाएगा? डेट ऑफ परचेज से मेरे को मिल जाएगा कि भाई मैंने इस बंदे से इस डेट पे गुड्स परचेज करे थे। मान लो रेसिपिएंट एकदम आलसी आदमी है, महा आलसी। वो कहता है यार कौन पड़े चक्कर में यार, काहे को रिकॉर्ड करना है, छोड़ो, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा। नहीं मिला रिकॉर्ड। तो यार ये बता, तूने इसको पेमेंट करी कि नहीं करी? परचेज रिकॉर्ड तेरे नहीं मिले, कोई बात नहीं, हो सकता है ना मिले हो,
ठीक है, इट्स ओके। तो ये बता तूने इसको पेमेंट करी कि नहीं करी? तो पेमेंट इसके यहां देखोगे कि इसके यहां देखोगे? इसी के यहां देखोगे ना पहले तो तू इसको पेमेंट कर रहा होगा, तो तेरे यहां से पेमेंट जा रही होगी और उसके यहां पे पेमेंट आ रही होगी। जिसके यहां से जाती है उसके यहां पेमेंट क्या होती है? डेबिट होती है। तो देखना क्या लिखा है, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो डेट क्या एंटर कर रखी है तूने पेमेंट की? तो मैं बुक एंट्री की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बताओ जरा। और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। यानी कि इसके केस में डेट ऑफ पेमेंट में मैं क्या देखूंगा? बुक एंट्री और डेबिट एंट्री। इन दोनों में जो भी क्या होगा, अर्लियर होगा, उसको पकड़ लूंगा। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई, सही है। अब सुनो, ना तो ये मिला ना तो ये मिला। हमने इससे पूछा भाई साहब आपने उससे सामान खरीदा था? बोले हाँ। बोले किस तारीख को? बोले यार एग्जैक्ट तो याद नहीं है बट पता नहीं कब खरीदा था, ऐसे सोच के बोला। ठीक है, पेमेंट करी थी क्या? बोले नहीं यार उसको पेमेंट वेमेंट तो नहीं करते हम लोग, वो जब चाहिए होता है तो देख लेते हैं। वो पेमेंट भी नहीं मिली। तो अब ना तो पेमेंट मिली ना ही क्या मिला, बुक में एंट्री मिली। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब आपको इसको बोलना पड़ेगा क्या? ठीक है, और किसके पास जाना पड़ेगा? देखो, इसके हरकतों से दिख रहा है कि ये बंदा सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। हमने इससे पूछा कब खरीदा था, गोली दे दी। हमने इससे पूछा पेमेंट कब करी थी, कहता करी नहीं। इसकी मंशा बिल्कुल साफ है कि ये क्या करना चाहता है, ये पोस्टपोन करना चाहता है मामले को। हम गए इसके पास, भाई हर्ष हमें ये पता चला है कि मिस्टर एक्स ने आपसे माल खरीदा है। हर्ष बोला जी हाँ खरीदा तो है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने उनको माल कब बेचा था? ये बंदा बनिया है एकदम। तो ये बोला यार मेरे पास रिकॉर्ड होता है, मैं तो रिकॉर्ड रखता हूं मेरे पास। इसने अपने बही खाते उठाए और उसमें से एक पर्ची निकाली कि साहब ये देखो, ये है वो डेट जिस दिन मैंने उसे माल बेचा था। क्या बेचा था? ये वो डेट है, देखो क्या लिखा है, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द 31st डे, क्योंकि 30 दिन को फॉलो करने वाली। दोबारा बोल, पूछो इससे क्या कह रहा है, अब बताओ। पढ़ाई कर ले, पेपर कब है? पोस्टपोन कर दिया अटेम्प्ट? पक्का है सितंबर में? है? तेरे को बुलाता हूं मैं, कुछ तुझे समझ आता है वो? है? क्लास के बाद मिलना मेरे को, तेरे तेरे एक नाम रखा हुआ है मैंने, बताऊंगा मैं। ठीक है? नहीं नहीं तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम्हें बता देंगे ना। ठीक है भाई। और फिर ये हर्ष बोलेगा अब समझ आया क्यों बुलाते हैं सर इसको ऐसे। ठीक है? हाँ, सुनो भाई रे, तो मैं क्या बोल रहा हूं, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days। ये 30 days कहां से देखना है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। इनवॉइस सप्लायर थोड़े इनवॉइस देगा आरसीएम में। आरसीएम में इनवॉइस कौन देगा? रुको, रेसिपिएंट लाइबल है या सप्लायर लाइबल है इनवॉइस इशू करने के लिए? रेसिपिएंट ही लाइबल है। आरसीएम की किसी भी सप्लाई पे इनवॉइस इशू करने के लिए कौन लाइबल है? रेसिपिएंट ही लाइबल है। डेट ऑफ इनवॉइस, अच्छा मान लो डेट ऑफ इनवॉइस था ही नहीं, तो इसके पास से कच्ची पर्ची मिली थी कि नहीं मिली थी? तो उस कच्ची पर्ची का नाम क्या है? बाई
उसका नाम कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे हमें नाम से मतलब है क्या यार? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेम, वी आर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि मेरे को ये पता चले कि ये टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगी। ना तो मेरे को अकाउंट्स में एंट्री मिली, ना पेमेंट है, ना इनवॉइस है, कुछ भी नहीं है। केस हाथ से जाता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो भाई एक काम करो, जो भागता भूत भूत है ना, इसकी लंगोटी पकड़ो, एनी अदर डॉक्यूमेंट, कुछ तो मिले यार, ताकि मैं जाके दिखा सकूं कि साहब ये है, देखो ये रही पर्ची। तो उस डॉक्यूमेंट में एक पर्ची में डेट लिखी थी, फॉर एग्जाम्पल वो डेट थी 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल 30 दिन, क्या लिखा हुआ है? डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डे सॉरी। तो 12 अप्रैल से जो 31वां दिन है, 30 दिन के बाद फॉलोइंग डेट कौन सी आएगी? 31 डे आएगा। तो वो जो 31 डे आएगा, चलो बताओ जल्दी से, 12 अप्रैल का 31वां दिन, 12 अप्रैल से 12 मई 30, तो 13 मई, 13 मई विल बी द डेट, और यू कैन से दैट 13th May विल बी द टाइम। उसको मैं क्या मान लूंगा? टीओएस मान लूंगा इस सिचुएशन में। बोलो हाँ या ना? मान लूंगा। तो आरसीएम के केस में मैंने क्या बोला? 31वें दिन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है? कब चेक करना है 31वां दिन? जब कुछ नहीं मिल रहा तो। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। कह रहे प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लॉज ए, बी और सी, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द, मतलब ये कि अगर उस भाई ने कब एंट्री करी तो फालतू की बात है। इसका मतलब है क्या? कह रहे हैं ना तो हमें इससे कुछ पता चला, ना इससे कुछ पता चला, ना इससे कुछ पता चला, तो फिर हम सप्लायर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे भाई तेरी बुक्स में क्या एंट्री है, और मजे की बात उसकी बुक में भी एंट्री ना हुई तो क्या कर लोगे? बोलो। तो क्या कर लोगे? तो कुछ तो करेंगे ही ना। क्या करेंगे? ये करेंगे फिर, और क्या। ठीक है, चलो निपट गया क्या गेम? इसको सुनो क्या है, 12/4 खत्म हो गया बस ये। 12/4 सुनो क्या है। 12/4 क्या कहता है? 12/4 कहता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स। वाउचर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर्स? बता भाई, वाउचर का मतलब क्या है? बता लड़के, किसे बोलते हैं वाउचर? हाँ आप बता दो। आवाज नहीं आ रही मेरे को। गुड्स खरीदते हैं तो वाउचर आता है, कैसे? बता प्रशांत, वाउचर क्या होता है? हद हो गई है यार। मिस्टर ए ने रिलायंस स्मार्ट से 25,000 रुपए की एक परचेज करी। रिलायंस स्मार्ट ने मिस्टर ए को एक वाउचर इशू किया। उन्होंने कहा साहब 6 मंथ के अंदर अंदर अगर आप दोबारा आते हैं यहां पे, तो ये वाउचर लेके आना, हम आपको आपकी नेक्स्ट परचेज पे 2,000 रुपए का ऑफ कर देंगे। ये लिखा था, और ये एक कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है। क्या है? कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है। हम अपने बड़े कस्टमर्स को या हम अपने सभी कस्टमर्स को रिटेन करके रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं। तो अगली बार जब ये बंदा निकलेगा घर से शॉपिंग करने, तो इसको याद आएगा कि यार मेरे पास वाउचर पड़ा हुआ है, तो मैं चलता हूं जरा वहीं से जाके परचेज कर लेता हूं, मेरे को कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये कौन सा वाउचर है? डिस्काउंट वाउचर है, हाँ या ना? अब बेटा ये जो वाउचर है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है आइडेंटिफिएबल और एक होता है अनआइडेंटिफिएबल। आप इसे दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो, आइडेंटिफाइड वाउचर और अनआइडेंटिफाइड वाउचर। व्हाट इज अनआइडेंटिफाइड? वाउचर में लिखा था 2,000 का ऑफ मिलेगा आपकी नेक्स्ट परचेज पे,
बट क्या आपकी नेक्स्ट परचेज पहले से डिसाइडेड थी कि आप क्या खरीदोगे? यहां तो बहुत कुछ मिलता है, बोलो। यहाँ कपड़े भी मिलते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है, यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल में सब कुछ मिलता है इनके यहाँ पे। तो मार्ट का मतलब क्या हुआ यार, वो सब कुछ है उसमें, बोलो। और बिलिंग काउंटर बना रखा है उन्होंने एक, तो जो खरीद रहे उस पे दे सकते हैं हम तो। लेकिन खरीद क्या रहे हो, क्या ये बात उस डेट पे पता थी जब वाउचर इशू हुआ? अगर ये पता होता कि आप जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने आओगे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में टीवी खरीदते हो, तो भाई साहब आप अगर अगली बार टीवी खरीदने आओगे ना, तो हम आपको 2,000 का ऑफ देंगे। तो ये पहले दिन से पता था ना कि टीवी पे दिया जाएगा ये, बोलो हाँ है ना, क्लियर था। बट फर्स्ट डे से जब मुझे ये पता ही नहीं था कि ये खरीदेगा क्या, तो क्या मैं इसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं? ये तो उस दिन आइडेंटिफाई होगा जिस दिन ये बंदा आएगा, रिडीम करेगा इस वाउचर को आके, तब आइडेंटिफाई होगा। पढ़ो प्लीज क्या लिखा है। इन केस ऑफ द सप्लाई ऑफ वाउचर बाय द सप्लायर, सप्लायर कौन था? रिलायंस स्मार्ट। टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी, टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी, उस पर्टिकुलर वाउचर के लिए जो पेमेंट हमें करना है जीएसटी का, वो कब करना है? भाई 2,000 का ऑफ था ना, 2,000 का ऑफ दे रहे हो तो कब, किस किस डेट पे करोगे भाई, उसको यूज कब करोगे? तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इफ सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल। आपको आज ही पता चल गया कि ये टीवी के लिए यूज हो सकता है, तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई तो आज ही का दिन होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये बात पता ही नहीं है कि ये बंदा किस में यूज करेगा, तो जिस दिन ये इसे रिडीम करेगा उस दिन बात कर लेंगे, हाँ या ना। चार्ट बना लेते हैं इसका, वाउचर का हम एक चार्ट बना लेते हैं। मैंने क्या बोला, वाउचर दो तरीके के हो सकते हैं। पहला वाउचर कैसा हो सकता है? आइडेंटिफिएबल हो सकता है, बना लो यहीं पे, साथ में लिख लो कहीं पे। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा अनआइडेंटिफाइड, और यू कैन से दैट इन एनी अदर केस। कोई और मैटर है? तो ऐसे केस में व्हाट विल बी द टीओएस? आइडेंटिफाइड वाउचर है, टीओएस विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, बोलो भाई। और अगर कोई और केस है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ रिडेम्पशन होगा। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? जिस दिन वो बंदा उसे रिडीम करवाएगा आके, खत्म, वाउचर डन। अरे सुनो, जो मैंने आपको 12(4) पढ़ाया है ना, सिमिलर बात कहां लिखी है? 13(4) में लिखी है, सेम टू सेम बात लिखी है। सप्लाई ऑफ सर्विस में 13(4) एप्लीकेबल होता है वाउचर के केस में, ठीक है? क्या एप्लीकेबल होता है भाई? क्या इशू होता है? वाउचर वहां भी इशू होते हैं, वहां वाउचर इशू हुए तो वहां पे बिल्कुल क्लियर है, आइडेंटिफाइड है तो टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा? डेट ऑफ इशू। अनआइडेंटिफाइड है, डेट ऑफ रिडेम्पशन। ये दोनों जगह कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल सेम लिखा है दोनों जगह पे, अलग अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है भाइयों, बच्चों, पांचवा पॉइंट रीड करोगे आप एक बार? पांचवा पॉइंट रीड करोगे क्या? क्या लिखा है देखना। Where it is not possible to determine the time of supply under the provision of subsection 2 or subsection 3 or subsection 4, time of supply shall be, एक बार रीड करोगे प्लीज? क्या गिरा दिया? मैंने रीड करने को बोला है। जहां पे 12(2) भी नहीं लगता, 12(3) भी नहीं लग सकता, 12(4) भी नहीं लग सकता, अब इस आदमी के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? बोलो साहब, क्या होगा? कह रहे हैं
In a case where periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed. भाई जिसके किसी भी रिकॉर्ड को आप नहीं पता कर पाए, तो आपने कहा कि प्रभु आप जिस दिन रिटर्न फाइल करने आओगे तो हम उसी डेट को क्या मान लेंगे, आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, आप जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे, क्योंकि सरकार के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। क्लॉज बी पढ़ना क्या लिखा है, जहां पे ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, और मजे की बात 12(5) का क्लॉज ए भी फेल हो गया, रिटर्न भी नहीं भरी, और बताओ बताओ क्या कर लोगे इन एनी अदर केस। यानी कि भाई मैंने रिटर्न भी नहीं भरी, ले अब बता, तू अब बता कैसे निकालेगा टाइम ऑफ सप्लाई। कहते भाई आपके केस में तो हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा फिर। तो जब घी सीधी उंगली से निकल नहीं रहा है ना साहब, तो अब हमें सिस्टम को थोड़ा बिगाड़ना पड़ेगा आपके। देखो क्या लिखा है, बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। देखो कितने सॉफ्टली एक धमकी दी है लॉ मेकर्स ने, कितना प्यार से एक धमकी दी कि बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। बाबू मेरी ये डेट कौन सी होती है, ओ रुक जा 1 मिनट, 1 मिनट रुक जा, वॉशरूम जाना है, तेज लगी है तो 1 मिनट देख तब जाना। बी द डेट ऑन विच टैक्सेस पेड का मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं साहब जिस दिन हम आएंगे ना, जिस दिन हम आएंगे उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि तुम टैक्स उसी दिन पे करोगे। नहीं हम आएंगे तो उस दिन तो लेके जाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, हम उसी दिन को क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। 12(6) याद करो, ये वही पॉइंट है जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी के नाम से आया था, और मैंने आपको बोला था बेटा इसका 12(6) करके और 13(6) करके हम कुछ बात करेंगे। 1 मिनट में से निपटाओ। आपने किसी को गुड्स बेचे 3 लाख के, सामने वाली पार्टी ने बोला साहब मैं आपको 2 महीने में पेमेंट करूंगा, अगर 2 महीने में पेमेंट नहीं करा तो आप पर डे के हिसाब से मेरे ऊपर 1,000 रुपए की पेनल्टी लगा देना। सामने वाले बंदे ने आपको 10 दिन बाद पेमेंट करी, 1,000 रुपए के हिसाब से आपने उसके ऊपर 10,000 की लेट फी पेनल्टी लगा दी, इंटरेस्ट लगा दिया या पेनल्टी लगा दी डिलेड पेमेंट के लिए। अब ये जो 10,000 रुपए की पेनल्टी आपने लगाई, पहली बात तो ये एक सेपरेट सप्लाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सेपरेट सप्लाई मानी जाती है, क्योंकि 10,000 रुपए एडिशनल कंसिडरेशन है, किसका, फॉर द फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट। सामने वाली पार्टी के किसी एक्ट को फॉरबियरेंस करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कुछ बियर कर रहे हो, भाई फॉरबियर कर रहे हो। तो 10,000 रुपए सामने वाली पार्टी ने आपको दिए क्योंकि आपने 10 दिन इंतजार किया, तो इसको माना जाता है सप्लाई। लेकिन सप्लाई किसकी माना जाता है, सर्विस की सप्लाई माना जाता है। किसकी सप्लाई माना जाता है, सर्विस की। अगर सर्विस से अटैच होगा तो सर्विस की माना जाएगा, हाँ या ना। अब आपको मिले 10,000 रुपए, 10,000 रुपए जो आपको मिले इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड माना जाता है, तो या तो जीएसटी अलग से ले लो या इसी में इंक्लूडेड माना जाएगा। रीड करो क्या लिखा है, टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट टू एन एडिशन in the value of supply by the way of interest, late fee, penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which supplier receives such addition in the value। साहब 3 लाख का माल बेचा था कि नहीं बेचा था, 10,000 की पेमेंट एक्स्ट्रा हुई थी कि नहीं हुई थी, अरे हुई थी ना, तो एडिशन इन वैल्यू कितना था, 10,000। इस 10,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई तब माना जाएगा जब आप इसे एक्चुअल में रिसीव कर लोगे। जा भाई तूने सुना तो कुछ नहीं तूने, लेकिन जाओ हो आओ जहां जाना था आपको। हाँ जी सर, डन। तो ये आपके 12(6) की कहानी थी, हो गया ठीक है। अब हम 13 पढ़ेंगे। हो जाएगी वो भी, 3 बज गए क्या, हम्म।
हाँ ब्रेक तो दूंगा मैं आपको 5 मिनट का, लेकिन रुक तो जाओ 1 मिनट यार। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ रुको 1 मिनट होल्ड तो करो। लेकिन शर्त एक है, एक शर्त है कि आप पेज नंबर 6.10 से लेके, यहां से लेके और नहीं, 6.24 के बीच में जो टेक्स्ट लिखा है ना, उसको थोड़ा रीड कर लेना बस, क्योंकि वो सारा मैंने पढ़ा दिया आपको और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊं तो यहाँ मेरी स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए इस वाले में। तो आपका ये पढ़ा हुआ होगा ना, तो मैं थोड़ा जल्दी से यहाँ से एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, अब एक बार 13.3 देख लो, मतलब सेक्शन 13 देख लो। उसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि गेम क्या है। सेक्शन 13 में देखो ऐसा है, 13.1 वैसी बात बोलता है जो 12.1 बोलता था, बेटा बातें मत करो दोनों। 13.2 इंपॉर्टेंट है और एनसीएम की बात करता है। 13.3 एफसीएम की बात कर, सॉरी आरसीएम की बात करता है। 13.4 वाउचर्स को लेके लिखा है, देखो आइडेंटिफेबल है, डेट ऑफ इशू, इन एनी अदर केस है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन, ये डन है। 5 में भी सेम बात लिखी है, सर्विस के केस में अगर ऐसा हुआ कि हम 2, 3 और 4 से नहीं निकाल पाए तो फिर हम इससे कोशिश करेंगे, और इससे कोशिश नहीं हुई तो रेड करेंगे। 6 में भी सेम लिखा है जो वहां पे आप पढ़ के आए हो, यानी कि ना तो इसमें कोई दम है, ना इसमें कोई दम है, ना इसमें कोई दम है। तो मतलब आपको सिर्फ एक ये पढ़ना है मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर पे, और एक ये पढ़ना है, ये दो बातें पढ़नी है बस आपको। ठीक है, अच्छा इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपके पास जो सेक्शंस हैं वो बेसिकली दो ही सेक्शन है। वैसे हैं तो इसमें 3 सेक्शन, बट सेक्शन 14 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें 14 दिया हुआ भी नहीं है आपको, इसमें दो ही सेक्शन दिए हुए हैं। चलिए, तो क्या 5:30 बजे तक है क्या फिर हमारा, क्या इनकम टैक्स है? वेट, 5:30 तक है ना? ठीक है, ओके, ले लो फिर 5-7 मिनट का ब्रेक ले लो आप लोग, फिर अपन इनकम टैक्स शुरू करते हैं।